तमिलनाडु के अंदर विजय थलापति, उनको समर्थन मिल गया आखिरकार 121 विधायकों का और अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी ताकत लगाई गई। किसकी तरफ से ताकत लगाई गई? पूरे देश ने देखा। 4 दिन लगातार 4 बार चक्कर काटे राजभवन के, राज्यपाल से जाकर के 4 बार मिले, तब जाकर के अब 121 विधायकों की समर्थन की कॉपी सौंपी है और तब जाकर के उनको अब सरकार बनाने का न्योता मिला है। तमिलनाडु के अंदर आज वो सरकार बनाने का न केवल न्योता लेकर के आए हैं, बल्कि बीजेपी कैसे सरकारें बनने से रोकने के लिए कैसे किस तरीके से बैकडोर से काम किया जा रहा है, यह तस्वीर भी पूरे देश के सामने आ गई। न केवल टीवी के की सरकार बन रही है, बल्कि यह भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है और कैसे राज्यपालों के जरिए सरकार बनाने का काम रोका जाता है। इस खबर के अंदर मैं आपको कई बड़े उदाहरण देना चाहता हूं और कई बड़े उदाहरण आप सुनिए आगे चल करके। आप कहेंगे कि राज्यपालों को कठपुतली बना दिया गया है। मैं माफी के साथ में इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और वो भी सवाल पूछते हुए। महामहिम कहा जाता है हमारे संवैधानिक, अगर आप संसदीय प्रणाली अगर आप देखें तो उसमें जो राज्यपाल का दर्जा है वो महामहिम का दर्जा है। लेकिन आप सोचिए कि साहब राज्यपालों की किस तरीके की इस वक्त में स्थिति दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए 121 विधायकों का समर्थन विजय थलापति उन्होंने जुटा लिया है। 108 कुल उनके विधायक हैं, कांग्रेस के 5 हैं, सीपीआई के 2 हैं, सीपीआई-एम के 2 हैं, वीसीके के 2 हैं और आज उनको आईयूएमएल का 2 विधायकों का समर्थन भी मिल गया और इस तरीके से 121 विधायकों का समर्थन उन्होंने चिट्ठी सौंप दी है राज्यपाल को। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ उन्होंने अब सरकार बनाने का न्योता दिया है। लेकिन कुछ बातें यहां पर समझी जानी चाहिए, कुछ बातें यहां पर बिल्कुल साफ साफ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। राज्यपाल का काम सरकार बनवाने का होता है। राज्यपाल का काम सरकार रोकने का नहीं होता है। राज्यपाल, अगर आप अपनी हमारी संसदीय प्रणाली को उठा करके देखेंगे तो राष्ट्रपति या राज्यपाल वो पूरी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द राज्य के अंदर या प्रदेश में, देश में, जहां पर भी हो, एक स्टेबल गवर्नमेंट स्थापित हो। और जब तमिलनाडु के अंदर किसी भी पार्टी ने, किसी भी एक सिंगल पार्टी ने विजय के अलावा सरकार बनाने का न्योता मांगा ही नहीं, तो भैया आप किसका इंतजार कर रहे थे? बहुत सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपके सामने। ये देखिए 234 का नंबर है। तमिलनाडु के अंदर 234 सीटें हैं और 234 में सबसे टॉप पर है टीवी के। उसके बाद में डीएमके है 59 पर, एआईडीएमके है वो 47 पर है और 5 पर कांग्रेस, 4 पर पीएमके और इसी तरीके से 234 का ये नंबर पूरा होता है। तो जब किसी पार्टी ने सरकार बनाने का न्योता मांगा नहीं और एक पार्टी 4 बार आपसे सरकार बनाने का न्योता वो मांग रही है, 4 दिन से लगातार वो चक्कर काट रहे हैं और आज भी ये हुआ कि 6 बजे घर से निकले, आधे रास्ते से वापस आ गए और उसके बाद में 6:30 बजे गए, फिर मुलाकात हुई, फिर शाल उड़ा करके उन्होंने समर्थन पत्र दिया। ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु के अंदर कोई फिल्म चल रही है, कोई कहानी चल रही है। सुपरस्टार है विजय, लेकिन एक कहानी यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको कई उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। याद करिए महाराष्ट्र के अंदर भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल थे और भगत सिंह कोश्यारी ने 2019 के अंदर सुबह 6:30 बजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी थी। सुबह 6:30 बजे, गौर करिए, सुबह 6:30 बजे, और 80 घंटे के अंदर अंदर वो सरकार गिर गई थी। तो ये सरकारों का या फिर राज्यपालों का काम करने का तरीका है। नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस पर भी आरोप लगते रहे कि राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया जाता था और राज्यपाल सरकार को परेशान करने के लिए होते थे। लेकिन जिस तरीके से बंगाल में, तमिलनाडु में, पंजाब में
अलग अलग जगह पर राज्यपाल के जरिए सरकार को टारगेट किया जा रहा है। और दिल्ली के अंदर भी आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जब तक थे 3 राज्यपाल आए और तीनों राज्यपाल एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के काम की फाइलें जो रोकते रहे। तो 2019 में भगत सिंह कोश्यारी उन्होंने शपथ दिलवा दी 6:30 बजे सुबह सुबह, वो भी ANI के कैमरे के सामने एक बंद कमरे में। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, किसी को कानो कान खबर तक नहीं। 80 घंटे के अंदर सरकार चल गई। अब बताइए, यहां पर 80 घंटे से जो है वो सरकार बनाने का न्योता मांग रहे हैं, न्योता नहीं दे रहे हैं। मेजोरिटी साबित करना, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने कहा कि मेजोरिटी साबित करना ये काम है फ्लोर ऑफ द हाउस, वहां पर जाकर के काम होता है। ये राजभवन के अंदर मेजोरिटी साबित करने के लिए राज्यपाल नहीं कह सकते। ये कपिल सिब्बल ने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। और जो काम यहां पर कर रहे हैं राज्यपाल, इसको लेकर के टीवी के सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई थी। आज सुबह ही मैंने आपको खबर बताई थी। कल जब तीसरी बार सरकार बनाने का न्योता मांगा, उसको खारिज किया गया। उसके बाद में टीवी के वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। और जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल को फटकार लगेगी। मैं एक मामला आपको बताता हूं। 2023 के अंदर, 2023 में बनवारी लाल पुरोहित पंजाब सरकार में, वो पंजाब के अंदर राज्यपाल थे और उन्होंने पंजाब के विधेयक को रोक लिया था, जो विधायकों के द्वारा पास किया गया था। विधायक वो विधेयक को पास करते हैं, फिर उसके बाद में राज्यपाल के पास भेजा जाता है, उनका हस्ताक्षर होता है और उसके बाद में कानून बन जाता है। लेकिन उन्होंने उसको रोक लिया, वापस भेज दिया। और इसको लेकर के जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 2023 में चंद्रचूड़ साहब वो CJI थे और उन्होंने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल को कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, चंद्रचूड़ ने, CJI ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि क्या हमारी संसदीय प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं या हमारी संसदीय प्रणाली वो बची रहेगी। संसदीय प्रणाली क्या कहती है? संसदीय प्रणाली ये कहती है कि राज्य को चलाने के लिए राज्यपाल के पास में जहां पर अधिकार है, उसकी शक्तियां हैं, वहीं एक मुख्यमंत्री के पास में, उसके पास में भी अपने अधिकार हैं, उसकी शक्तियां हैं। और किसी की शक्ति किसी के ऊपर हावी ना हो, यह संसदीय प्रणाली कहती है कि सबको मिलजुल करके, सबको एक साथ होकर के चलना। लेकिन जैसे राज्यपालों के जरिए बीजेपी खेल करती है, बड़ा ही हैरान करने वाला मामला जो है वो एक के बाद एक निकल करके सामने आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवारी लाल पुरोहित को फटकार लगाई। CJI चंद्रचूड़ साहब ने उस वक्त में उन्होंने फटकार लगाई, कहा कि आप आग से खेलने का काम कर रहे हैं। आज जिन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी को शपथ दिलवाई है, RN रवि राज्यपाल है वो बंगाल के, और RN रवि राज्यपाल बंगाल के, वो इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे। और जब तमिलनाडु के राज्यपाल थे, गवर्नर साहब थे, उस वक्त में उन्होंने 10 विधेयकों को रोक दिया। 10, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 विधेयकों को रोक दिया। कुंडली मार करके बैठे रहे। और जब उस वक्त में DMK की सरकार, स्टालिन की सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई तो वहां पर फटकार लगी और यह तक कहा गया कि आप किस तरीके से जो है वो विधेयकों को वापस भेज सकते हैं। यहां एक लाइन है जहां पर जो गवर्नर की शक्ति है वो अपने आप में बहुत बड़े लेवल पर चली जाती है कि गवर्नर अपना विवेक का इस्तेमाल करके खुद फैसला ले सकते हैं। इस एक लाइन की शक्ति को जो है वो इतना बड़ा बना दिया जाता है कि अपने विवेक के नाम पर राज्यपाल सब कुछ घोल करके पी जाते हैं। तो RN रवि साहब, जो कि आज पश्चिम बंगाल में शपथ दिलवा रहे थे, इनका मामला DMK लेकर के गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में इनको जबरदस्त तरीके से फटकार लगे। जबकि एक मामला मैं आपको बताता हूं, साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी वो ज्यादा सीटें लेकर के आए, सबसे ज्यादा सीटें उनके पास में थी। अटल बिहारी वाजपेयी को, भारतीय जनता पार्टी को, उनको सरकार बनाने का न्योता मिला, उन्होंने शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए और 13 दिन के बाद में एक वोट से सरकार गिर गई। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि तुमको सरकार बनाने का न्योता मिलेगा ही नहीं, जैसे अभी तमिलनाडु के अंदर हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार में बनाने का न्योता मिला, वो फ्लोर पर गए, भाषण दिए
कि ऐसी सरकार को फिर मैं चिमटे से नहीं छूना चाहूंगा, यानी जो नैतिक तौर पर वो वहां पर नंबर स्कोर करना चाह रहे थे वो उन्होंने वहां पर किया। लेकिन देखिए, आप कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम इतना तो आप मान करके चलिए कि इतनी नैतिकता तो साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, और अटल बिहारी वाजपेयी पूरी ताकत लगा करके, पूरा दमखम लगा करके भी एक वोट से सरकार जो नहीं बचा पाए। इसी तरीके से गोवा के अंदर किया बीजेपी ने। गोवा के अंदर 2017 के अंदर कांग्रेस के पास में 17 विधायक थे, ज्यादा विधायक कांग्रेस के पास में थे, बीजेपी के पास में कम विधायक थे, बीजेपी के पास में सिर्फ 13 विधायक थे। लेकिन राज्यपाल ने बीजेपी पर फिदा होते हुए बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। जबकि बीजेपी के पास में 13 विधायक थे, कांग्रेस के पास में 17 विधायक थे, 21 विधायकों से सरकार बननी थी। कांग्रेस 17 से 4 नहीं जुटा पाई और बीजेपी ने 13 से 21 का नंबर जो जुटा लिया। तो देखिए साहब, ऐसे ही मणिपुर के अंदर किया गया। मणिपुर में बीजेपी के 28 विधायक थे और मणिपुर में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल गया। लेकिन तमिलनाडु बड़ा स्टेट है, बड़ा राज्य है। मणिपुर और गोवा नहीं है तमिलनाडु। तमिलनाडु बड़ा राज्य है और तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, विजय की सरकार विजय फिलहाल तो हासिल कर लेगी, लेकिन विजय की सरकार को कितने दिनों तक विजय हासिल रहेगी ये बीजेपी पर निर्भर करता है। विजय सरकार में आ तो गए हैं, लेकिन कौन कौन सी फिल्म का कितना कितना रुपए लिया है, कितना कितना पैसा खर्च किया है, कहां कहां पर फिल्म में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, और उनके जो विधायक जीत करके आए हैं उनके खाते भी तलाश किए जाएंगे। उनके जो मंत्री हैं उनके भी बैंक अकाउंट, उनकी फाइल्स वो भी खंगाली जाएगी। तो ये जो सुई की नोक पर बैठी हुई सरकार है, यानी 118 का बहुमत है और 120 पर सरकार रहेगी, ये 120 जो सुई की नोक पर बैठी हुई सरकार है, ये सरकार कितने दिन चल पाएगी? और बीजेपी यहां सिर्फ एक विधायक के सहारे है। मुझे तो लगता है कि राजभवन में कम से कम उस एक विधायक को जाकर के, बल्कि बुला लेना चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था, बुला लेना चाहिए था कि भैया आप एक जीत करके आए हो, आप आइए जरा, और उन्हीं को सरकार बनाने का न्योता दे दिया जाता, शपथ दिलवा दी जाती और 5 साल का समय उनको दे देते कि 5 साल के अंदर आप जो है वो अपना बहुमत साबित करते रहिए। और 5 साल में वो साबित करते कि हाँ साहब हमारे पास में कितने विधायक। और मुझे लगता है 5 साल तो बहुत कम बात है, 5-6 महीने भी अगर मिल जाते तो अमित शाह साहब जुगाड़ करवा ही देते। और किस तरीके से जुगाड़ होता है वो हमने सब में देखा है। और जब मैं बता रहा हूं आपको कि गोवा में 13 विधायक थे बीजेपी के, कांग्रेस के 17 विधायक थे, 4 विधायक सिर्फ कांग्रेस को चाहिए थे, कांग्रेस 4 नहीं ला पाई और बीजेपी 13 के 21 कर लेती है, तो कैसे जुगाड़ हुआ होगा ये फॉर्मूला अमित शाह जी से पूछ लेना चाहिए। तो बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, और आप याद करिए इसी कड़ी में एक और गवर्नर साहब का नाम लिख लीजिए, और वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी का भी 36 का आंकड़ा रहता था। ममता बनर्जी के साथ में जगदीप धनखड़ के आए दिन किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ होता ही रहता था, और इसी वजह से जगदीप धनखड़ वो सुर्खियों में आए। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी की ऐसी नज़र पड़ी कि बुला लिया उन्होंने राज्यसभा के अंदर, उपराष्ट्रपति बना दिया। वो पता नहीं क्या हुआ, एक रोज कि कह दिया गया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं स्वास्थ्य कारणों से। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी को भी ऐसे ही हटाया गया था, आर.एन. रवि को तमिलनाडु से ऐसे ही हटाया गया था, और आर.एन. रवि को कुछ दिनों के लिए हटा करके रखा और उसके बाद में दोबारा उनको पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी पर चाहे जितने मर्जी आरोप लगे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के खास लोग हैं, चाहने वाले हैं, जो फायदा देने वाले हैं, उनको नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ते हैं। और नरेंद्र मोदी फायदा देने वाले लोगों को दूसरी पार्टियों से खींच करके ले आते हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी को ले आए और बंगाल में सरकार बनवा ली। इससे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में तो और क्या होगा। ऐसे ही असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को खींच करके ले आए और असम के अंदर पहली बार बीजेपी की सरकार वहां पर बनवा ली। और इससे पहले जो है वो अभी बिहार के अंदर सरकार बनी सम्राट चौधरी, वो भी दूसरी पार्टी से, जेडीयू से, माफ कीजिए आरजेडी से लेकर के आए थे और वहां सरकार बना ली। तो बीजेपी किस तरीके से काम करती है, नरेंद्र मोदी किस तरीके से काम करते हैं, और उनके द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर किस तरीके से काम करते हैं। हर कोई सत्यपाल मलिक थोड़ी ना होता है।
सत्यपाल मलिक वो भी गवर्नर ही थे, लेकिन सत्यपाल मलिक ने कह दिया कि साहब पुलवामा का हमला हुआ है। तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि साहब जब मैंने फोन किया तो मोदी जी उस वक्त में शूटिंग कर रहे थे, और उसके बाद में मैंने स्टेटमेंट दे दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा आज वो इस दुनिया में नहीं है, ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने स्टेटमेंट दे दिया मीडिया के अंदर और मोदी जी कुछ और ही बोल रहे थे, वो सारी बातें आपके सामने है ही। तो कुल मिलाकर के विजय को विजय होने की शुभकामनाएं, लेकिन विजय को अंगारों पर चलना है। ये अग्निपथ विजय पथ वो कैसे स्थापित करेंगे ये तो देखना बाकी है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।